हेलो दोस्तों, द रीज़न पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी घटनाएं। पिछले अक्टूबर में मेरा परिवार और मैं एक पुराने घर में रहने आए। माँ ने कहा था कि ये नई शुरुआत के लिए शांत जगह होगी, लेकिन उन दीवारों के अंदर जो भी रहता था उसे शांति से कोई मतलब नहीं था। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब नॉर्मल थे। चरचराती फर्श, खिड़कियों से आती ठंडी हवा, पुराने घर की आम बातें। लेकिन फिर कुछ अजीब होने लगा। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। सब सो रहे थे और मैं डेस्क लैंप की रोशनी में पढ़ाई कर रहा था। सिर्फ पेंसिल की खरोंच की आवाज़। जब तक मैंने कुछ और नहीं सुना। एक हल्की सी आवाज़, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो दीवार के ठीक पीछे से। पहले तो मैंने सोचा कि ये मेरा वहम है। फिर मैं दीवार के और पास गया। 2 आवाज़ें किसी अजनबी भाषा में बड़बड़ा रही थी, धीमी, सिसकती हुई और बेचैन। आसपास कोई पड़ोसी नहीं थे। सबसे करीबी घर 500 मीटर दूर था। मैंने लाइट बंद की और सांस रोक ली। फुसफुसाहट बंद हो गई अब। लेकिन अगली रात ठीक उसी वक्त मैं माँ के कमरे से आती चीख से जाग गया। मैं भागकर उनके पास पहुंचा। वो सो रही थी, लेकिन उनके सपनों में फुसफुसाहट चल रही थी। दरवाजे के पीछे वो मुझसे बात कर रहे हैं। उस दिन के बाद हर रात ठीक 1:58 फुसफुसाहट वापस आने लगी। अब हम सब उन्हें सुनने लगे, यहाँ तक कि मेरे पापा, जो हमेशा सबकी रहते थे। रोशनी जलाकर सोने लगे हम सब लोग। एक रात पापा ने आवाज़ का पीछा करने का फैसला किया। वो आवाज़ को हॉलवे की एक दीवार तक ले गई और प्लास्टर तोड़ने लगे। जैसे ही उन्होंने खोदा, अंदर से कुछ धातु की आवाज़ आई। एक पुराना लोहे का दरवाज़ा, जिसे दीवार में चुनवा दिया गया था। उसमें चाबी का छेद तक नहीं था, बस जंग और पुराने ज़माने की मोटी परतें। हमने उसे ज़बरदस्ती खोल दिया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था, जिसमें सिर्फ हमारी टॉर्च की रोशनी दिख रही थी। पत्थर की फर्श पर मोमबत्तियां जमकर पिघल चुकी थी। सूखे खून से बने अजीब निशान दीवारों पर थे। बीच में एक जली हुई लकड़ी की वेदी पड़ी थी, जिस पर धूल जम गई हुई थी। लेकिन लग रहा था जैसे अभी तक इसका इस्तेमाल हुए हो। तभी माँ अंदर आई। उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो फुसफुसाई, मैं यहाँ पहले आ चुकी हूँ। उन्होंने मुझे बचपन में यहाँ लाया था। हम सब उन्हें घूरने लगे। माँ ने बताना शुरू किया। उनकी माँ, यानी कि मेरी दादी, एक गुप्त संप्रदाय की सदस्य थी। ये घर कभी उनका अड्डा हुआ करता था। हर पूर्णिमा को वो इसी छुपे हुए कमरे में रस्में करते थे, किसी ऐसी चीज़ को बुलाने की कोशिश जो जवाब देने वाली नहीं थी। एक रात उन्होंने कुछ गलत बुला लिया, कुछ इंसान नहीं, और उसी रात एक बच्चे की बलि दी गई। माँ ने ये यादें अपने दिमाग से पूरी जिंदगी दबा रखी थी। वो बच्चा मेरा भाई था। उन्होंने आंसू भरी आवाज़ में कहा। अचानक मोमबत्तियां खुद ब खुद जल उठी। लोहे का दरवाज़ा हमारे पीछे जोर से बंद हो गया। अब फुसफुसाहट दीवारों से नहीं आ रही थी, वो हमारे दिमाग के अंदर से आ रही थी। हम उस कमरे से भाग निकले, लेकिन अब चाहे हम कुछ भी कर लें, फुसफुसाहट रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जब मैं ये टाइप कर रहा हूँ आपको भेजने के लिए, तब 1:58 हो रहे हैं और मेरी पीछे की दीवार से आवाज़ आ रही है। अगली घटना, ये बात बिल्कुल 14 घंटे पहले हुई है
और मैं अभी अभी टाइप करते हुए बिल्कुल कांप रहा हूँ। मैं रात की शिफ्ट में काम करता हूँ, रात 3 बजे से सुबह 11 बजे तक, और शिकागो के बाहर एक छोटे से शहर में अकेला रहता हूँ। आमतौर पर यहाँ बहुत शांति रहती है। खैर, कल रात 2:45 बजे मैं अपनी कार की तरफ जा रहा था और पार्किंग लॉट बिल्कुल खाली था। कोई हवा नहीं, एकदम सन्नाटा। ऐसी खामोशी कि आप अपने जूतों के नीचे की कंकड़ की आवाज़ भी सुन सकते थे। जैसे ही मैं अपना दरवाज़ा अनलॉक कर रहा था, मुझे एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, जैसे टीवी का स्टैटिक और कुत्ते के रोने की आवाज़ मिक्स हो गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा और अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, वहाँ पार्किंग लॉट के किनारे ठीक पेड़ों की लाइन के पास एक लंबा सा आकार खड़ा था। मैंने पलक झपकी और वो अचानक 2 कदम नज़दीक आ गया था। चलकर नहीं, बस वो सीधा 2 कदम नज़दीक दिखा। मैंने जोर से नहीं यार कहा और जल्दी से अपनी कार में घुस गया। दरवाजे लॉक किए, लाइट्स ऑन की और वो गायब हो गया था। मैंने इतनी तेजी से वहां से निकला कि मुख्य सड़क पर पहुंचने तक सीट बेल्ट भी नहीं बांधी। लेकिन असली अजीब बात तो ये है, जब मैंने बाद में अपना डैश कैम चेक किया तो वो अनप्लग्ड था। मतलब मैं कभी भी उसे छूता नहीं हूँ। वो हर ड्राइव को अपने आप रिकॉर्ड करता है। तार बस लटक रहा था, कोई तरीका नहीं है कि वो अपने आप निकल जाए। जब मैं घर वापस पहुंचा तो मैंने अपना रिंग कैम चेक किया और भाई, रात 3:01 पे मेरी ड्राइववे में गाड़ी पार्क करने की फुटेज है, लेकिन मैं बस कार में बैठा हूँ लगभग 4 मिनट तक, बिना हिले डुले बस घूर रहा हूँ। मुझे यह याद ही नहीं है। पूरे दिन में अजीब महसूस कर रहा हूँ, जैसे कि कोई मुझे देख रहा हो। मेरा कुत्ता अब मेरी कार के पास भी नहीं जाता। वो उस पर ऐसे भौंकता है जैसे अंदर कोई इंसान बैठा हो। चाहे नींद की कमी है या फिर समय में कुछ गड़बड़ी है, कोई एरर, कोई ग्लिच या कोई स्किन वॉकर है, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो ठीक नहीं है। क्या किसी ने भी ऐसी कोई चीज़ देखी है तो मुझे बताएं। अगली घटना, जब मैं अपने माता पिता के साथ रहता था तब मेरे परदादा का वायलिन एक शैडो बॉक्स में बिल्कुल वैसे ही रखा हुआ था जैसे उन्होंने इसे छोड़ा था, और यह मेरी दीवार पर टंगा हुआ था। वो परिवार में एकमात्र व्यक्ति थे जिनसे मैं मिलता जुलता था और जिनके हुनर, शौक, रुचियाँ और स्वभाव मुझ में थे। चूँकि वायलिन मेरी भी बहुत बड़ी रुचि थी, मैं चाहता था कि यह बिल्कुल वैसा ही रहे जैसा उन्होंने छोड़ा था। वे मेरे जन्म से पहले ही चल बसे थे और मुझे उस वायलिन को ढूंढने में 10 साल लग गए, क्योंकि परिवार का एक जिद्दी सदस्य इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। भले ही उन्होंने इसे स्टोरेज में फेंक दिया था, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। मेरी नानी, जो मेरे परिवार की दूसरी तरफ से थी, उन्होंने मेरे बचपन में मेरे साथ सबसे ज़्यादा समय बिताया था। हर दूसरे दिन और हर शनिवार वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। जब मैं 8 साल का था तब उनका देहांत हो गया। जब मैं अपने माता पिता के घर रहता था, हर रात जब मैं रोते हुए सोने जाता था तो मुझे अपने कंधे पर एक गर्म हाथ का एहसास होता था, और उसके थोड़ी देर बाद मैं शांति से सो पाता था। उन रातों में मुझे हमेशा एक ही सपना आता था कि मैं अकेले एक कमरे में बैठा हूँ और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मैं साफ देख नहीं पाता था मेरे चेहरे से आंसू पोंछ रहा है।
मुझे पता है कि वक्त उन दोनों में से ही कोई एक होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर कौन है। मैं ज़्यादातर परदादा की तरफ झुकता हूँ, क्योंकि उनका वायलिन हर रात मेरी बिल्कुल पास होता था। शायद वे मुझे सुन लेते थे। अब मैं अपने माता पिता के साथ नहीं रहता और वायलिन अभी भी मेरे पुराने बेडरूम की दीवार पर है। लेकिन कभी कभी जब मैं उदास या निराश होकर और रोते हुए सोता हूँ तो मुझे लगता है काश मैं फिर से उनके हाथ महसूस कर पाता। अब जब मैं वहाँ सोता हूँ तो मुझे वह एहसास नहीं होता, शायद इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि मैं अब वहाँ हमेशा नहीं रहता।